बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा रही है, साथ साथ बिजली की कीमतों में भी इजाफा किया गया और साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब गैस की शार्टेज होगी। आज फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए ये कहा कि लोग अब बिजली का इस्तेमाल करें क्योंकि बिजली सस्ती होगी और सर्दियों में गैस का इस्तेमाल ना किया जाए। गोया अभी से बताया जा रहा है कि अब गैस की भी शार्टेज होगी और गैस की लोड शेडिंग का जो है वो सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत बज़िद है कि दुनिया भर में महंगाई हो रही है, दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हैं, पाकिस्तान में कहीं सस्ती हैं। तो सवालात ये उठते हैं कि अगर लोगों की फ़ीकस आमदनी का तज़किरा किया जाए तो उसका हुकूमत तज़किरा करने से दूर रहती है। फिर रात के अंधेरे में जिस तरह नोटिफिकेशन किया गया, माजी में यही इमरान खान साहब हुकूमतों पर इल्ज़ाम आयद किया करते थे कि रात को चोरी छुपे ऐसे नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, पार्लियामेंट को बाईपास किया जाता है, आर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलाई जाती है। लेकिन ये सारे काम आज इमरान खान साहब खुद कर रहे हैं। आखिर क्या ज़रूरत थी कि रात के अंधेरे में ये नोटिफिकेशन जारी किया जाता? क्या अवामी रद्द-ए-अमल से बचना मकसूद था या ये ख्वाहिश थी कि कोई और ख़बरें आ जाएंगी, फिर इसको ज़ेर बहस कम लाया जाएगा? फिर साथ मीडिया से और अपने अरकान असम्बली से वज़ीर आज़म ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि वो अपने हलकों में जाएँ और जाकर अवाम को बताएं कि दुनिया भर में महंगाई है और पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत अब भी कहीं सस्ती हैं। लेवी में भी इजाफा किया गया जो बराह रास्त अवाम की जेबों पर डाला गया है। इसके साथ साथ अगर हुकूमत ये दावेदार है कि महंगाई पूरी दुनिया में है और पाकिस्तानी अवाम को इस बारे में कायल किया जाए तो कैसे कायल किया जा सकता है? आज हम लिए चलते हैं आपको लोगों के पास वज़ीर आज़म साहब को बताने के लिए कि हजूर आपके अरकान क्यों अपने हलकों में नहीं जा पाते। ज़रा सुनिएगा पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर यह कौम क्या कह रही है। प्राइम मिनिस्टर चोरी करते हैं, उसकी कीमत अवाम अदा करती है। रोजगार ना होने की वजह से पेट्रोल, बिजली, गैस, आए दिन खाने पीने की अशिया, चीनी, घी, किस किस चीज़ को रोए हम। इतनी महंगाई हो गई है कि बच्चे पाले नहीं जाते, बंदा खुदकशी करने पे आ जाता है, अपने बच्चों को भी खुदकशी करने पे मजबूर कर देता है। मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ, 12-13 हज़ार मेरी सैलरी है, मैं अफोर्ड नहीं कर रहा बच्चों को खिलाऊं या पेट्रोल पूरा करूँ। 17,500 में हम पेट्रोल डाले, काम करे, घर का किराया पूरा करे, क्या करें जी। वोट दिया था इमरान खान को। मैं ये समझता हूँ कि गलती की थी ज़िंदगी की सबसे बड़ी। पहले पेट्रोल महंगा किया, अब फिर से 8 रुपये महंगा कर दिया। पेट्रोल बम गिराएंगे ताकि ये ज़मीन के अंदर धंस जाए, मर जाए। टैक्सी दिहाड़ पे चलाते हैं, दिहाड़ीदार मजदूर है, टैक्सी चला के हम अपने घर वालों का पेट पाल। आजकल हलाल का रिज़्क़ कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इतनी तबाही नहीं हुई थी जी, तबाही इस गवर्नमेंट ने कर ली। गरीब लोग हैं, उसको खाने के लिए नहीं है। इनको कहेंगे ये ज़रा कम करेंगे, बहुत महंगा हो गया, यकीन करेंगे कमाना भी जो ना हमारे लिए अज़ाब हो गया है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, उसके साथ हर चीज़ महंगी हो रही है, तो उसके साथ प्राइवेट कंपनीज वाले तो हमारी तनख्वाह 1 रुपये भी नहीं बढ़ाते। इमरान खान कहता था नवाज शरीफ चोर है, ना इमरान खान चोर है ना नवाज शरीफ, चोर बन गए हम। 250 का तेल पवाया ना तो 350-400 रुपया इकट्ठा होना है तो तेल फिर मुक जाना, तो दसो की करिए, बड़ी मुश्किल नाल गुजारा करन डे आ। जब से ये आया है इसने हम लोगों को गरीब तबके को तो बिल्कुल ही लेके बैठ गया और जाए हमारी जान छोड़े। ये याद रखें, जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। डीजल और पेट्रोल महंगा होता है, सब कुछ महंगा होता है। जनाब वज़ीर आज़म, आपके अरकान असम्बली हलकों में जाएं तो जाएं कैसे, अवाम का सामना कैसे करें? आपने कुछ थोड़ी सी झलकियाँ देखी कि लोग बेचारे किस हाल का शिकार हैं। पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं तो महंगाई का एक तूफान आता है, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। कभी आपने किसी सौदा सलफ लेने आप बाजार गए हों तो आपको अंदाज़ा होगा जब किसी की कीमत पूछी जाती है, साथ ही वो कहता है कि भाई साहब आपको नहीं पता पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, डीजल कितना महंगा हो गया, हमारी कास्ट कितनी बढ़ गई है। हर चीज़ आपको महंगी मिलेगी, लेकिन साथ ये कहा जा रहा है कि इस वक्त हम दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क हैं। सस्ता कैसे मुल्क हैं इसका भी आज जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में। फिर हम जब कंपेयर करते हैं कि इंडिया के अंदर, चूँकि हमारी करेंसी इंडिया की करेंसी से बहुत कम है, तो हम कहते हैं वहाँ पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो हमसे महंगी हैं। तो जब हम एक्सपेंडिचर को जो कंपैरिजन करते हैं कन्वर्ट करके, फिर आमदन को हम कन्वर्ट क्यों नहीं करते, ये भी आज का बड़ा अहम सवाल है। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़जाना, मुल्क के मुमताज़ माहिर इक़्तिसादियात और मशीर ख़जाना पंजाब जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज़कियाकार जनाब मुबशर लुकमान साहब। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमान शाह साहब, अगर प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे कर लूँ, आज पेट्रोलियम मसनूआत रात के अंधेरे में नोटिफिकेशन करना
फिर साथ ये कहना कि हम सस्ता तरीन पेट्रोल दे रहे हैं, कैसे मुमकिन है? हम कन्वर्ट क्यों करके पैसे बताते हैं? कभी किसी ने पाकिस्तानी करेंसी के साथ कन्वर्ट करके आमदन भी बताइए कभी। देखिए नसरुल्लाह साहब, बात यह है कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं, एक तो नंबर वन इंटरनेशनल, क्योंकि हम हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा हमारा इस वक्त इंपोर्ट बिल जो है वो एनर्जी है, जिसमें पेट्रोल भी है, कोला है, LNG है। जो आपने घर में बत्ती भी जलानी है तो आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो सारी चीज़ें हमने इंपोर्ट पे लगा दी हैं और एक इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल एक किस्म का डिफेक्ट क्रिएट कर दिया है कि आप एनर्जी, इंपोर्टेड एनर्जी पे मुल्क को चला रहे हैं। ठीक है। नंबर दो, जब इंटरनेशनल प्राइस बढ़ती है तो पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं वो प्राइस टेकर्स हैं, आप उसको रोक नहीं सकते। आपको कोई डिस्काउंट नहीं देगा कि आपकी पर कैपिटा इनकम कम है इसलिए आपको सस्ता दे देते हैं, नहीं, वो पूरा आपसे कीमत लेंगे। अब हिंदुस्तान में और पाकिस्तान का जब आप कंपैरिजन करते हैं, उसकी प्राइसेस हमसे ज़्यादा हैं, तो उसका मतलब है कि उनकी हुकूमत टैक्सेस ज़्यादा ले रही है। लेकिन डॉक्टर सलमान शाह साहब, उनकी प्राइसेस इसलिए ज़्यादा हैं कि हम उसको पाकिस्तानी रुपए के साथ कन्वर्ट करके बयान करते हैं, वैसे प्राइसेस उनकी हमसे ज़्यादा नहीं है। नहीं, तो जाहिर है कि आपने वैल्यू ऑफ द करेंसी के ऊपर ही करना है ना। उनके आपके पास इंडियन रुपीस तो नहीं है, इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है उसके मुताबिक ही आपने ट्रांसलेट करना है ना सारा कुछ। सो बेसिकली बेंचमार्क में इंडिया जो है वो उन पे टैक्सेस ज़्यादा कलेक्ट करता है, पाकिस्तान टैक्सेस कम कलेक्ट कर रहे हैं। और हमने देखा है कि क्योंकि IMF प्रोग्राम में हमें 630 अरब रुपए की इसमें से पेट्रोलियम लेवी लेनी थी, तो वो भी हमारी जो है वो मार्जिनल हो गई है क्योंकि आपने खासी टैक्सेस को कम किया है। लेकिन अब तो बढ़ा दिया डॉक्टर साहब, मौजूदा जो इजाफा हुआ इसमें लेवी बढ़ा दी गई है। हाँ, फिर अभी भी वो 630 अरब जो आपने कमिट किया हुआ है IMF के साथ, वो तो कम नहीं होगा ना पूरा। सो उसका मतलब ये है कि किसी और जगह से आपको कट करना पड़ेगा, आपको अपने डेवलपमेंट या दूसरी चीज़ों को आपको अफेक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जाहिर है कि अवाम जो है उनको इन बातों से कोई गर्ज नहीं है, उन्हें तो जो महंगाई है वो बिल्कुल तड़पा रही है और उसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है। लेकिन अगर आपने देखना है कि इसमें से हम निकल सकते हैं किसी तरीके से, तो वो यही है कि आपका IMF प्रोग्राम चले, आप उसके मुताबिक आगे चलें, स्टेबिलिटी के साथ आप ग्रोथ करें। इस वक्त आपकी जो 4% है इसको मेंटेन करके बढ़ाएं, और जब तक आपकी इकोनॉमी का हजम बड़ा नहीं होता, ना आपका डेट काबू में आएगा और वो डेट क्राइसिस में भी आप रहेंगे, और ना ही आपकी ये महंगाई काबू में आएगी, क्योंकि आपके पास इस वक्त हर चीज़ जो है वो इम्पोर्टेड है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी सेक्टर जो है उसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है। इसमें सबसे बड़ी जो गलती है और जो हम सब की गलती है कि हमने तकरीबन 40 साल से कोई नया बड़ा डैम नहीं बनाया और उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया। उसके बाद हमने शमसी तवानाई, जो मेरे ख्याल में इस वक्त तक हमारी तकरीबन कैपेसिटी का 30 से 40% होना चाहिए था, वो 1% है और उसमें कोताही की है, उसको नहीं लगाया गया। नतीजा ये है कि आपको हर चीज़ जो है बिजली से लेके पेट्रोल तक और पूरी इनपुट्स जो हैं आपकी इकोनॉमी की, उसको सारी को इंपोर्ट किया जा रहा है। और वो इंपोर्ट इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से ना तो आपका कोई एक्सपोर्ट सेक्टर चल सकता है और ना ही आपके डोमेस्टिक कंज्यूमर उसको खरीद सकते हैं, क्योंकि उनकी कुव्वत खरीद ही नहीं है। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब वापस आपकी तरफ आता हूँ। मुबशर लुकमान साहब, हुकूमत जो बात कह रही है कि जी इंडिया में पेट्रोल सस्ता है, अमेरिका में महंगा है, अमेरिका में महंगा है, पाकिस्तान में सस्ता है और महंगाई पूरी दुनिया में है, ये बात आपको और मुझे क्यों नहीं समझ आती? हुकूमत तो ये कहती है कि सबको समझ आनी चाहिए। पहले तो मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके साथ जो मेहमान है वो बहुत ही काबिल एहतराम है और हमारे तो सीनियर है। मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने अभी वजीर आजम का एक शॉट चलाया कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है तो हुक्मरान की चोरी जो है
वो अवाम को देनी पड़ती। तो अगर तो डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, जो कि मुझे पता है कि ये बड़े वसूख से बात करते हैं, तो फिर इमरान खान की जितनी बातें जो उन्होंने हमें कंटेनर पे खड़ा करके कही थी वो तो झूठ साबित हो गई। या तो इमरान खान को उस वक्त नहीं पता था वो क्या कह रहे हैं और वो झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, या अब जो है वो सही कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इस मुल्क को इस तरह से ना देखें, आप ये देखें कि इस मुल्क में टैक्स देने वाले को क्या फायदा है और टैक्स ना देने वाले को नुकसान क्या है। बिल्कुल। अब ये भी एक अजीब सी बात है ना कि जब वजीर आजम किसी चीज का नोटिस लेते हैं, 82 रुपए किलो पे उन्होंने चीनी का नोटिस लिया था, आज 152 रुपए किलो बिक रही है, और वो कहते हैं, शुगर मालकान कहते हैं कि 4 दिन की चीनी रह गई है, लेनी है तो ले लो, वरना इसके बाद ये भी नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद आप जो है जिस तरह की आपकी मैनेजमेंट है, ये देखें, एक है IMF, एक है वर्ल्ड बैंक, उसको आप जरा एक साइड पे छोड़ दें, क्योंकि डॉक्टर साहब पंजाब के मुशीर हैं, तो मैं इसलिए पंजाब की मिसाल दे रहा हूँ कि लाहौर शहर में 14 बड़ी मंडियां हैं और 14 मंडियों में टमाटर का रेट एक नहीं है। एक नहीं है टमाटर का रेट जो इंपोर्ट नहीं हो रहा, जो लोकल है यहाँ पे। यानी वो तो बैड गवर्नेंस और मिसमैनेजमेंट की बात है ना। कहाँ गई वो 200 इक्तसादियात की टीम जो इमरान खान के साथ थी और उन्होंने कहा था कि 90 दिन के अंदर मैं ये कर दूंगा। देखिए, अब बात यह है कि हर वो बात जो हमने सुनी थी, जो खान साहब ने की थी, वो आके हमें इस वक्त हॉन्ट कर रही है कि ये बात की थी, कंटेनर के ऊपर भी खड़े होके की थी, वैसे भी की थी। मैंने भी यकीन किया था, मैं भी उन लोगों में से हूँ जिन्होंने यकीन किया था, और आज हम लोगों को लगता है कि हमसे या तो गलत बयानी हुई या हमें जो है सही नहीं बताया गया। आपको एक बात बताता हूँ, जी जी, पिछले साल गंदम जो थी 3900 रुपए खाद की बोरी खरीद के काश्त की, अब कीमत जो है 7900 रुपए होगी। डीजल 103 का लीटर था, अब 183 रुपए का हो गया। चीनी 143 का, चीनी 80 से 150 रुपए हो गई। बिल्कुल ठीक। ट्रैक्टर जो है 11 लाख का था, अब 23 लाख का है। गन्ने की कीमत 2 से 225 रुपए, और चावल की कीमत में कोई इजाफा नहीं। घी शुगर मिल मालकान खरबों का मुनाफा कमाने लगे हैं। आप मुझे बताएं कि ये मुल्क क्या सिर्फ चंद फीसद लोगों के लिए बना था? क्योंकि सलमान शाह साहब भी हैं, ये मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत कह रहा हूँ। टेक्सटाइल सेक्टर पूरा जो है वो पाकिस्तान का 8% है बिजनेस का, लेकिन उस 8% को फैसिलिटेट करने के लिए बाकी तमाम फैसिलिटी उनको दी जाती है, स्पेशल टैरिफ उनको दिए जाते हैं, गैस के भी, तेल के भी, बिजली के भी, लेकिन बाकी बिजनेसेस को जो है हम ठोक बजा के रख देते हैं। ये बड़ी ग्रोस मिसमैनेजमेंट है। देखिए, आपको जो है ना, आप तो कहते थे हमने IMF के पास जाना ही नहीं, तो अब IMF क्यों हम पे लागू कर रहा है ये सारी चीजें? आप तो कहते थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले चोर हैं, तो वही हफीज शेख और वही शौकत तरीन क्यों आके हमारी मैशत चला रहे हैं? क्यों सलमान शाह साहब को नहीं रखा हुआ? क्यों कोई और आदमी नहीं है वहां पे उसको चलाने के लिए? तो नहीं, मुझे अब हर बात जो है ना वो ढकोसला लगती है, झूठ लगती है, और मुझे ये नजर आ रहा है कि मिसमैनेजमेंट है। अगर आपको मैं एक एक करके फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और मिसमैनेजमेंट बताना शुरू कर दूं तो आपका प्रोग्राम कम पड़ जाएगा। मुबश्शिर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटी सी मुझे भी समझा दीजिएगा। जब हम कहते हैं कि $1 की चीज़ अगर अमेरिका में है तो पाकिस्तान में कन्वर्ट करके हम कहते हैं जी 170 रुपए की है। अमेरिकी तो $1 खर्च कर रहे हैं ना। जब हम उसकी एक्सपेंडिचर को कन्वर्ट कर देते हैं 170 रुपए पे, तो उसकी आमदन को कन्वर्ट क्यों नहीं करते? वहाँ जो 8 घंटे काम करने वाला आदमी है वो तो फिर लाखों रुपए कमाता है, जो आम एक मजदूर भी होगा। मलिक साहब, मैं आपको इसका एक और जवाब देता हूँ। आपको माफिया से आपको मैं एक छोटी सी बात समझाता हूँ, आपका और आपके नाज़रीन के लिए। बहुत ही ये ब्रेकिंग न्यूज है जो मैं आपको बताने लगा। 2017 से लेके अभी तक पाकिस्तान में सिगरेट या तंबाकू की किसी चीज के ऊपर 1 रुपया कीमत नहीं बढ़ी। 1 रुपया। आप अमेरिका की मिसाल मुझे दे रहे हैं पेट्रोल की, लेकिन अमेरिका में सिगरेट की डब्बी $14 की है और यहाँ पे $1 से भी कम मिल रही है। अरे यार, आपने टैक्स लगाना है, आपने बढ़ाना है। 1200 बच्चे रोजाना हमारे तंबाकू नोशी के शिकार हो रहे हैं। आप सिगरेट की डब्बी को करें $20 का, ठीक है ना? उसके ऊपर आप $6.5 बिलियन आप जो है इलाज मुआवजे के लिए खर्च कर रहे हैं हर साल। आपकी जो पल्मोनरी डिजीजेज हैं, आपकी जो हेल्थ केयर है, उसके ऊपर $6.5 बिलियन का टीका लग रहा है। लेकिन तंबाकू के ऊपर आप टैक्स नहीं लगा रहे, आप पेट्रोल के ऊपर लगाएंगे, डीजल के ऊपर लगाएंगे, ताकि आम आदमी की कमर टूट जाए।
बिल्कुल ठीक। बशीर कुमार साहब एक ब्रेक लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक से बाद वापस आएंगे, बात करेंगे जो मोशर साहब ने बात की कि हम उन मसनूआत के ऊपर टैक्स लगाएं जो लग्जरीज में आती हैं, जो आम आदमी की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी की ज़रूरत तो पेट्रोल है, खाने पीने की चीज़ें हैं, दालें हैं, चीनी है, उस पर अगर हम टैक्स लगा के गरीब आदमी को और मारना चाहते हैं तो फिर उसका बनेगा क्या? इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद डॉक्टर सलमान शाह साहब। महंगाई इसी तरह बढ़ती रहेगी, फिर फीकस आमदनी तो यहीं पे रहेगी, आम आदमी की आमदन तो बढ़ नहीं रही, लेकिन अगर 15 नवंबर के बाद एक बार फिर कीमतों के बारे में रिव्यू होगा तो कीमतें तो बढ़ सकती हैं अगर इंटरनेशनल मार्केट में और बढ़ती हैं तो। देखिए इस वक्त बहुत बड़ा क्राइसिस है, पूरी दुनिया डिसरप्ट हुई है और आपको पता है कि सारी सप्लाई चेन्स जो हैं वो ख़राब हुई हैं। इसमें एनर्जी की सप्लाई चेन्स भी हैं, LNG की सप्लाई चेन्स हैं, इसमें लॉजिस्टिक्स जो हैं उसमें बहुत बड़ा इश्यूज बने हुए हैं और ये सारी दुनिया का एक मसला बना हुआ है और इसका आपके ऊपर पूरी तरह से इम्पैक्ट है। उससे ऊपर हमारे पे तकरीबन 100 अरब डॉलर के बैरून मुल्क के कर्जे हैं जो हर साल तकरीबन 12 अरब डॉलर उसमें से हमने रीफाइनेंस करना है या वापस करना है। और उसके साथ आपने पूरा अपना एनर्जी सेक्टर जो है वो इम्पोर्टेड कर लिया है। अब वो जब भी आप एक ग्रोथ की बात करते हैं या आमदन बढ़ाने की बात करते हैं तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ से होती है। जब आपकी ग्रोथ होती है तो आपका बिजली के बिल आने शुरू हो जाते हैं और वो आपने डॉलरों में देने होते हैं। उसके लिए फिर अब इस सोल्यूशन अब इसका सिर्फ यही है कि क्योंकि हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकती है कि जो लोग बिल्कुल लो इनकम लेवल पे हैं, जो उनके सबसिस्टेंस लेवल है, जिनको खाना भी उनके लिए मुश्किल है, उनकी आप सपोर्ट करें। और साथ साथ लेकिन डॉक्टर साहब 120 अरब की सिर्फ सब्सिडी 2 करोड़ आदमियों के लिए, 2 करोड़ इंसान क्या करेंगे 120 अरब से? देखिए उनके लिए ये स्टार्ट है और ये अगर उनको मिल जाता है 1000 रुपया महीना भी मिलता है तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। जिसको एक रोटी भी नहीं मिल रही उसके लिए कम से कम रोटी वो आ जाएगी। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ वो हमें सबको रियलाइज करना चाहिए कि हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रक्चरली रिफॉर्म करना पड़ेगा और कोई भी आ जाए तो उसको कोई आसान तरीके से आप नहीं कर सकते हल। सो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं मैं आपको लिस्ट कर देता हूँ। नंबर 1 आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको आपने अगर कंपेटिटिव नहीं किया दुनिया में, आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सब्सिडी दे के आप उनको बिजली सब्सिडी पे देते हैं तो फिर वो compete करते हैं। लेकिन अगर आप उनको टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो बात हुई है उसमें खासी एक्सपेंशन हुई है और उसको अगर बेहतर करते हैं, नंबर 1 एक्सपोर्ट्स है। नंबर 2 हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो एक बहुत बड़ा हमारा सरमाया है और इस दफ़ा उन्होंने 30 अरब डॉलर भेजा है। अगर उनको हम मोटिवेट करें, अब देखें वहाँ से ओवरसीज पाकिस्तानीज अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें जैसे सर अनवर परवेज़ ने किया है, उस तरह के बड़े बड़े जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो पाकिस्तान में अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे। उनको भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ताकि वो फॉरेन करेंसी में लेके आएँ और यहाँ पे इन्वेस्ट करने से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ से आमदन बढ़ती है, आमदन और एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तीसरी चीज जो है आपको ये आपके जो सफेद हाथी हैं बिजली के और बाकी हमने खासे पाले हुए हैं जो अरबों रुपए हमारे ले जाते हैं, अगर वो प्राइवेटाइज किए होते और वहां से ये 120 जो अब हम सब्सिडी दे रहे हैं लो इनकम ग्रुप को, ये हम 500 अरब भी दे सकते थे। लेकिन ये 500 अरब तो हम अपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को दे के उनको खड़ा किया हुआ है। सो वो आपको सारा चेंज करने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी अंदरूने मुल्क जो इन्वेस्टर है उसको आप इन्वेस्ट नहीं करने दे रहे। वो इन्वेस्ट करेगा तो ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी, वो इन्वेस्ट करेगा तो ये शमसी तवानाई आप लेके आएंगे। सो ये एक बड़ा डायनेमिक चीज़ है और इस तमाम चीज़ को आपको मैनेज करना पड़ेगा। और जाहिर है हुकूमत को इस वक्त बहुत बड़ी पॉलिटिकल प्राइस देनी पड़ रही है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि लेकिन डॉक्टर साहब जो अभी बात की मोशर लुकमान साहब ने कि हम अगर सिगरेट के ऊपर अगर हम टैक्स लगा दें तो उससे ज़्यादा रेवेन्यू लिया जा सकता है बजाय इसके कि हम रोज़मर्रा की अशिया के ऊपर टैक्स लगाएं। नहीं, उस पर भी आप लगा सकते हैं लेकिन वो भी आई थिंक FBR बता सकता है कि वो कितना स्मगल होता है और कितना नहीं होता।
बहरहाल ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये जो है एक किस्म की रिफॉर्म पैकेज करना है और सियासत के बियॉन्ड करना है, इसलिए कि अगर आज आप नहीं करेंगे अगली हुकूमत को इससे भी बड़ा मुश्किल में आप डालेंगे। और पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से है। सो अगर आप ये देखें कि जी चले पेंडेमिक आपने 100 साल में एक दफ़ा आता है, उसमें आपने सरवाइव किया, बड़ा अच्छा कर लिया है, बाकी दुनिया से 4% आपने ग्रोथ भी कर ली है। इस साल 5% का आपका टारगेट है। अगर 2023 तक हम 6-7% पे पहुंच जाएं तो उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि बेशुमार इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है मोशन लुकमान जी मोशन लुकमान जी तो 2023 में आपकी इकोनॉमी जो है वो नॉर्मल होगी और डेट बर्डन भी कम होगा और एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस भी होगी और बाकी अच्छी चीज़ें भी सारी उसके साथ होंगी। बिल्कुल ठीक। मोशन लुकमान साहब, हुकूमत को सियासी तौर पे करना पड़ रहा है, क्योंकि खान साहब तो कहते हैं अपने अराकीन असम्बली से कि जाएं अपने हलकों में आवाम को मुतमिन करें, बताएं कि महंगाई पूरी दुनिया में है, क्या मुतमिन कर पाएंगे? ये जो डॉक्टर साहब बात करें कि सियासी तौर पर उन्हें ये पे करना पड़ रहा है इन फैसलों के बाद। मलिक साहब, डॉक्टर साहब ने 4 मेन चीजें की हैं अपनी गुफ्तगू में और मैं चारों को बड़ी क्विकली एड्रेस कर दूं। सबसे पहले तो इंटरनेशनल कीमतें जो है पेट्रोल की, ये बात मुझे नहीं समझ आती। उसकी वजह ये है कि आपको याद होगा जब कोविड शुरू हुआ था तो पेट्रोल जो था वो उड़ गया था। सऊदी अरेबिया तो डिफॉल्ट हो रहा था, उसको अरामको के शेयर्स बेचने पड़े थे 2% अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए। और वर्ल्ड में सूरत हाल ये हो गई थी, कहते थे कि पेट्रोल मुफ्त ले जाओ, बस ट्रांसपोर्ट कर लो और ले जाओ। और चाइना वगैरह ने बड़ी बड़ी उस वक्त बाइंग की। तो उस वक्त जब ये हालत थी 4 महीने के लिए, तो उन 4 महीने में तो पाकिस्तान को पेट्रोल में रिलीफ नहीं मिला, को 40 रुपए का लीटर नहीं किया गया। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में तो प्राइस 0 थी, 1 रुपया भी नहीं, $1 भी नहीं, तो 0 थी, तो उस वक्त तो नहीं हुआ। दूसरा, हमें उस वक्त ये बताया गया था कि जी ये हम परचेजिंग 4 से 5 महीने पहले करते हैं, तब उसकी ये कीमत आके लगती है हमें। तो हमने उस सेकंड की ये बात मान ली। आज अगर मैं ये बात मान लेता हूँ कि इंटरनेशनली बढ़ गई प्राइसेस, तो हमने तो 4 महीने पहले परचेज किया, वो तो $70 पर बैरल पे था। तो उस हिसाब से तो जो है आपका पेट्रोल 80 रुपए लीटर होना चाहिए। तो वो आप हमें करंट के हिसाब से क्यों लगा रहे हैं जबकि परचेजिंग आपकी पहले की है? तो एक बात ये गलत हो गई। दूसरी बात, टेक्सटाइल की ग्रोथ की बात हो रही है। पूरी दुनिया में हम जो काम कर रहे हैं टेक्सटाइल के अंदर, वो क्रिमिनल उसमें आता है, वो नेग्लिजेंस में नहीं आता, वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। हम अपना यार्न जो है, जो हमारा अनफिनिश्ड प्रोडक्ट है, वो हम बांग्लादेश और चाइना को एक्सपोर्ट कर देते हैं कई $1 बिलियन का, और वहां से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। पूरी दुनिया में यार्न जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के तौर पे नहीं जाता, और आप इंपोर्ट करके दें बांग्लादेश से, इंडिया से, कहीं से आपको यार्न नहीं देंगे। आप अपना यार्न देके आप टेक्सटाइल के चंद खानदानों का आप फायदा पहुंचा रहे हैं, और आप जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, जो कमीजें और पतलूने आप इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर आप लगा रहे हैं। तीसरी बात आपको मैं बताऊं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की डॉक्टर साहब ने। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में हो ही नहीं सकती, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं। उसकी वजह है कि जिस मुल्क में चैप्टर 11 नहीं होता, जिस मुल्क में बैंक्रप्सी के लॉज नहीं इन्वोक होते, वहां कोई इन्वेस्टर आके इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि वो एक दलदल में फंस जाता है, चाहे वो नैब हो, चाहे FI हो, चाहे कोई और हो, और उसको निकलने नहीं देती। तो इन्होंने कोई ऐसी कानून साजी नहीं की कि चैप्टर 11 जो है उसको इन्वोक करे और फिर वो हो। चौथी चीज ये है कि जब स्टेट बैंक का गवर्नर जाके बचगाना और तितलाना बातें करता है कि जनाब डॉलर अगर महंगा हो गया तो आपको फायदा है, आपके घर वालों को, ओवरसीज वालों को ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो फिर हमें डर लगना शुरू हो जाता है ये किस किस्म की मईशत चला रही है। नहीं, ये मैं मानता हूं कि इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन ये बहुत जरूरी है, लेकिन पिछले 3 साल में सबसे बड़ी जो हमारी प्रोडक्शन की लाइन थी वो CPEC का 16 इकोनॉमिक जोन थे पाकिस्तान में CPEC के तहत जो बन रहे हैं, उनके ऊपर नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, 3% भी काम नहीं हुआ 3.25 साल में, 3% भी काम नहीं हुआ। तो जहां से आपको $65 बिलियन आ रहा है, वहां तो आपने 3% काम नहीं किया, तो जहां से अभी आया ही नहीं, उसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं? तो ये इनकी फिस्कल पॉलिसी टोटली मिसमैनेज्ड है, ये हवाओं की बातें हैं, ये मीडिया के ऊपर रिटोरिक है, सोशल मीडिया पे बदतमीजी का एक तूफान है, लेकिन हकीकत नहीं है।
गरीब क्या, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, चले मैं आपको बताता हूँ कि 3 मरले से छोटा घर जिसका है उसकी बिजली माफ कर दो यार, और जिसका 2 कनाल से बड़ा घर है उसको 50% महंगी कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। गरीब को कहीं तो सहारा दो ना, अमीर की भी वही सब्सिडी, गरीब की भी वही सब्सिडी, अरे ये कौन लोग हैं यार। ठीक है डॉक्टर साहब, अब शॉर्ट कमेंट कर दें ताकि हम प्रोग्राम को वाइड अप करें। देखें, एक तो ये है कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो यान इतना एक्सपोर्ट, जितना इस वक्त अपैरल हो रहा है, होम टेक्सटाइल हो रही है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, और ये 30 अरब डॉलर को क्रॉस करने जा रहा है। और ये फैसलाबाद का चक्कर मुबशर को लगाना चाहिए और जाके देखना चाहिए वहाँ पे किस किस्म का काम हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो सीपैक का बात की है मुबशर ने, आज अभी तक जो सीपैक के प्रोजेक्ट्स थे वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स थे। अब सीपैक का फेज 2 है जिसमें आपकी बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट, और उसमें भी हमने देखा है कि कुछ दहशतगर्दी की वजह से एक नेगेटिविटी आई है, और दूसरा ये है कि कोविड की वजह से ट्रैवल भी बंद हुआ है। अब आप देखें कि चीन का प्रेसिडेंट जो है 2 साल से वो चीन से बाहर नहीं गया, और इसी तरह फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, वो भी अब इन्वेस्टमेंट ट्रैवल नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ कोविड। लेकिन अब बिजनेस टू बिजनेस में अगर चीन के साथ हमारे पास एक विंडो है जिसको हम आगे लेके चल सकते हैं, और सिमिलरली जो बाकी चीजें भी हैं उसमें भी बड़ा बहुत कुछ हो सकता है। ओवरसीज पाकिस्तानी, मैंने जैसे पहले कहा कि वहां से हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल सकती है अगर ये 30 अरब डॉलर की रिमिटेंसेस ना हो, और फिर आपकी इकोनॉमी का इससे भी बुरा हाल होगा। डॉक्टर साहब बड़ी मैं माफी चाहूँगा आपसे, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, आपसे इजाज़त देते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपने आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, जिसे अब कालादम से हटाकर एक मुल्की सियासी धारे में शामिल किया जा रहा है, उसके क्या फ़ायदे होंगे और अब तक ये मरला कहाँ तक पहुँचा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जनाब साहबजादा हामिद रज़ा साहब, एक ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद, हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जनाब साहबजादा हामिद रज़ा साहब। साहबजादा साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि तहरीक लब्बैक के साथ जो मुज़ाकरात हुए उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अब कलदम भी नहीं रहेगी और एक सियासी धारे में शामिल हो जाएगी। इसमें जब आप शामिल थे, जब आप सारे मुज़ाकरात करवा रहे थे, फिर यकदम आप मुज़ाकरात से अलग थलग क्यों हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मलिक साहब फॉर हैविंग मी। देखिए, उसमें मुज़ाकरात जो पहले जेल में हुए थे तकरीबन 9 घंटे, उसके अंदर तो हम शरीक थे, और वहाँ पर कौमी असम्बली के अंदर वो जो फ्रेंच एम्बेसडर की बात थी उसको कौमी असम्बली में ले जाने की बात की गई थी, और फिर हमारे साथ एक जेंटलमैन कमिटमेंट थी कि साद रिजवी साहब को अराउंड 2.5 मंथ्स रिलीज कर दिया जाएगा, एंड वी डिड परस्यू दैट। हमने बार बार हुकूमती वज़रा से भी कहा और जो जिम्मेदारान थे उनसे कहा गया, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी। उसके बाद ये नए जो सिचुएशन डेवलप हुई, उसके अंदर हमने देखे जो डेडलॉक था वो इस बात पर था कि वज़ीर आज़म चूँकि फैटफ के इश्यूज थे और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को फोकस की हुई थी, तो वज़ीर आज़म साहब कन्विंस नहीं थे कि साद रिजवी साहब को मकसद है इस तरीके से रिलीज किया जाए, क्योंकि उससे रियासत की रेट कमजोर होती थी। तो वो डिड वेंट टू द प्राइम मिनिस्टर और वहां पर हमने उन्हें कन्विंस किया। अब आगे जब हमें ये कहा गया कि जी आप इस मुआहदे में गारंटर बने, तो चूंकि मलिक साहब आपके इल्म में है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो वहां पर फ्रेंच एम्बेसडर को निकालने के हवाले से जुलूस और धरने में शरीक थे, तो हमारा नुक्ता नजर उसमें ये था कि जब मुआहदे के अंदर फ्रेंच एम्बेसडर को निकालने की बात ही नहीं है, और जब ये बात बाहर आएगी, पब्लिक होगी और ये मुआहदा सब लोगों के सामने आएगा, तो वो सारा जो बर्डन है वो हम जो चंद लोग उस मुज़ाकरात को अमल को कामयाब कर रहे थे उनके कंधों पर आ जाएगा, और दोनों पार्टीज ये कहेंगी कि शायद हमने कोई ईमान का, ज़मीर का या किसी चीज का सौदा कर लिया। और फिर चूंकि मुफ्ती मुनीब साहब नजदीक हैं TLP के, तो उन्होंने अपनी गारंटी पेश की और वो मकसदा उसमें उन्होंने फ्रेंच एम्बेसडर के हवाले से अपना मौकफ दिया। तो हमारा काम था हुकूमत को कन्विंस करना कि आप ऑपरेशन ना करें, और थैंक्स टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन्होंने हमारी इस बात को एक्सेप्ट किया। मुफ्ती मुनीब साहब अकेले जामिन हैं या कोई और भी इसमें जामिन है? नहीं जी, मेरी इतला के मुताबिक सिर्फ मुफ्ती मुनीब साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब हैं जी। तो आपको लगता है कि अब तहरीक लब्बैक जो है और हुकूमत के माबैन एतमाद बहाल हो चुका है, कोई नया धरना नहीं होगा, या मामला अब सेटल होते जा रहे हैं?
मलिक साहब, आई रियली विश एंड आई होप कि इस किस्म का कोई इंसिडेंट दोबारा नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे सोर्सेज, जाहिर है मैं चूंकि मुज़ाकराती अमल में मुकम्मल तौर पर शरीक रहा हूँ, उसमें मुफ्ती साहब ने ये बात भी गारंटी की है कि आइंदा से तहरीक लब्बैक इस इशू पर, यानी फ्रेंच एम्बेसडर के इशू पर या इससे रिलेटेड किसी इशू के ऊपर ना तो धरना देगी, ना जुलूस निकालेगी और ना ही किसी किस्म के वायलेंस के अंदर इन्वॉल्व होगी। तो आपको क्या लगता है इस वक्त हुकूमत के अंदर भी सफदर साहब कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ वज़रा कुछ कहते हैं, कुछ वज़रा कुछ कहते हैं, क्या हुकूमत के अंदर यकसुई है जो फैसला हुआ है, जो मुआहदा हुआ है इस पर? मलिक साहब, अगर आप मुझे इसके ऊपर 1 मिनट दें, मैं कुछ चीज़ें भी अर्ज करना चाहता हूँ। वफाकी वज़रा के बयानात ने ही या मामले को इस लेवल तक पहुँचाया। मेरा ख्याल है ये हर दो फरीकैन की जिम्मेदारी थी कि वो एट फर्स्ट स्टेज इस बात को क्लैरिफाई कर देते कि फ्रेंच एम्बेसडर का मामला आज शामिल नहीं है और फ्रेंच एम्बेसडर के ऊपर कोई डेडलॉक नहीं है। डेडलॉक दीगर इश्यूज के ऊपर था, लेकिन दोनों तरफ से बयानबाजी भी होती रही। टीएलपी के भी कुछ साथी लोगों को फ्रेंच एम्बेसडर के हवाले से हलफ लेते रहे और उनसे वादे लेते रहे, और हुकूमती वज़रा ने भी जानबूझ के फ्रेंच एम्बेसडर के मामले को उठा के रखा। और मैं इस हवाले से मलिक साहब आपको एक बात अर्ज कर दूं, बाज़ औक़ात गैर जिम्मेदाराना जो बयानात हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत लीथल होते हैं। मसलन ये कहा गया कि मौलवियों के पाकिस्तान बनाने का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बताना चाहता हूँ, और मैं ये अपने आप को कोट नहीं कर रहा, वो विकीपीडिया खोलें, वो हुकूमती वज़रा माशाल्लाह पढ़ लेते हैं। नहीं सर, ये तो किसी ने नहीं कहा। सर, ये हमारे जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं उनकी तरफ से ये फरमाया गया कि मौलवियों का कोई किरदार नहीं था। मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि 1925 की ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस के अंदर 2 कौमी नजरिया पेश किया गया। फिर 1935 और 1946 जिसके अंदर 2 इजलास हुए, पीर जमात अली शाह साहब को उसका सरबराह मुकर्रर किया गया और बाकायदा रेजोल्यूशन मूव हुई। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब कायदे आजम वापस तशरीफ ले गए थे इंग्लैंड, तो अल्लामा इकबाल ने ऑन द मोटिवेशन ऑफ पीर जमात अली शाह साहब कायदे आजम को कन्विंस किया कि आपको वापस आना है, मूवमेंट चलानी है। और लास्टली मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं कि जब सरहद में मौजूदा केपी की और उस वक्त का सरहद, जब वहां पर कायदे आजम तशरीफ ले जाना चाहते थे, तो वहां पर बाचा खान और उनके फॉलोअर्स की तरफ से ये कहा गया कि अगर कायदे आजम यहाँ पर आए या किसी ने उनको होस्ट किया तो आपके घरों को जला दिया जाएगा। ये मुरीद थे पीर साहब मानकी शरीफ के, जिन्होंने कायदे आजम की गाड़ी को अटक पुल से अपने कंधों के ऊपर सवार किया और कायदे आजम को वहां पर लेके गए। और फिर उसके बाद पाकिस्तान में शामिल होने का रेफरेंडम दैट वाज बिटवीन पीर ऑफ मानकी एंड बाचा खान, जिसमें पीर ऑफ मानकी के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने शिकस्त दी। और मैं एक और बात भी अर्ज कर दूं कि बरेली शरीफ से हजूर मुस्तफा रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसी तरीके से अलीपुर शरीफ से पीर जमात अली शाह साहब की तरफ से 46 के इंतखाबात में बाकायदा फतवा दिया गया कि जो भी पाकिस्तान की मुखालफत करेगा या पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अगेंस्ट वोट देगा वो दायरा इस्लाम से निकल जाएगा, क्योंकि उस वक्त जंग इतनी बढ़ चुकी थी। तो मेरा ख्याल है इन वज़रा को इस किस्म के बयानात और पाकिस्तान का जो अक्सरियती तबका फिक्र है अहले सुन्नत का, उसको मुंतशिर करने की बजाय या उसके जज्बात को बारंगेख्ता करने की बजाय ज्यादा नहीं तो सिर्फ विकीपीडिया खोल के पढ़ लिया करें तो उन्हें पता लग जाएगा कि किरदार क्या था और क्या है। सर फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा कि एक तरफ तरीके जो है लब्बैक उनके साथ मुज़ाकरात करके उनको सियासी दायरे में शामिल किया जा रहा है, दूसरी तरफ इस जुलूस को, मार्च को ना रोकने वाले पुलिस अफसरान तब्दील कर दिए गए हैं, ये क्या है? जो मेरी इतला है वो इस हवाले से है कि पंजाब गवर्नमेंट के, चूंकि जब ये मुरीद के से कामुकी के दरमियान था तो जो डायरेक्शंस थी गवर्नमेंट की, उन डायरेक्शंस के ऊपर शायद पुलिस अफसरान ने उस तरह अमल नहीं किया जिस तरह उन्हें कहा गया था। तो वो तो मेरा ख्याल है एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है पंजाब गवर्नमेंट का। ऑन द अदर हैंड साइड जो आपने ये कहा कि टीएलपी, और मेरी ख्वाहिश है और हम तो अपने टीएलपी के इन साथियों को बड़े तवील अरसे से समझाते आ रहे हैं कि आप एक पुरअमन तरीके से, आपने 2.2 मिलियन वोट्स लिए हैं, आपने यू अप्रूव्ड दैट यू गॉट द वोट्स, तो आप कौमी दायरे के अंदर आए और आए हम सब मिलकर इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा की जद्दोजहद का आगाज करते हैं, जो हमारे अकाबरीन का फलसफा था और जो कायदे आज़म ने अपनी पहली तकरीर के अंदर फरमाया था कि इस मुल्क का आइन इस्लामी होगा। आए जो क्राइसिस में है मुल्क, उस मुल्क से निकाले निज़ाम मुस्तफ़ा के ज़रिए। अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।